तो आज हम जानेंगे इस वीडियो में सर्कुलर मोशन क्या होता है और सर्कुलर मोशन के कितने पार्ट होते हैं। पिछली वीडियो में हमने जाना था कि स्ट्रेट लाइन मोशन क्या होता है, तो इस वीडियो में जानेंगे सर्कुलर मोशन क्या है। सर्कुलर मोशन जो होता है वो दो तरह का होता है। इसके टू टाइप्स होते हैं। पहला होता है यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म मोशन यूनिफॉर्म मोशन यूनिफॉर्म मोशन होता है, और दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। दो तरह के होते हैं। ये होता है एक समान वृत्तीय गति, एक समान वृत्तीय गति। इसमें पढ़िए होते हैं इनमें एक समान वृत्तीय गति, और इसे कहते हैं असमान वृत्तीय गति। क्या कहते हैं? असमान वृत्तीय गति। तो इस वीडियो में जानेंगे हम कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। देखो, यूनिफॉर्म जो मोशन होता है वह एक समान वृत्तीय गति होता है। जैसे इस ऐसे कोई व्यक्ति जब किसी गोले के अंदर घूमता है तो उसे कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। एक समान वेग से जब कोई व्यक्ति या वस्तु किसी वृत्त के अंदर घूमता है तो उसे यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं, एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। तो इसे जानने के लिए हमें पहले कुछ राशियों को जानना होगा, जैसे कि कोणीय विस्थापन। कोणीय विस्थापन क्या होता है? जैसे हमने स्ट्रेट लाइन में पढ़ा था विस्थापन, उसी प्रकार यहाँ पर भी हमने कोणीय विस्थापन पढ़ेंगे। ये ध्यान रखना, जो सर्कुलर मोशन होता है टू डायमेंशनल क्या होता है? मोशन होता है, और जो स्ट्रेट लाइन होता है वो वन डायमेंशनल मोशन होता है। एक विमीय गति और यह है द्विविमीय गति। तो इसमें पढ़ेंगे हम कोणीय विस्थापन। कोणीय विस्थापन क्या होता है? तो जब भी कोई वस्तु किसी वृत्त के अंदर घूमती है या सर्कुलर मोशन में घूमती है तो उसके अंतर्गत कोण वर्ड आ जाता है। तो इसलिए जब वस्तु कोण के वृत्तीय गति में घूमेगी तो एक थीटा कोण बनेगा। इसे ही हम क्या कहते हैं? कोण से। तो अब पढ़ेंगे हम कोणीय विस्थापन क्या होता है। कोणीय विस्थापन होता है तो जब कोई वस्तु किसी वृत्तीय गति में घूमती है, जब कोई वस्तु किसी वृत्तीय गति में घूमती है तो उसके दो बिंदुओं के मध्य जो कोण बनता है, जैसे कि यदि कोई वस्तु यहाँ थी, ए पर थी, और अब वो बी पर पहुंच गई, तो ये कोई इसका केंद्र होगा। तो यहाँ से बनाएगा कोण और यहाँ से, तो जो ये कोण बनता है वो थीटा कोण बनता है। तो इन दोनों के जो मध्य की जो बीच की जो दूरी होती है वो मैंने डेल्टा एस मानी, तो यही है ना, तो डेल्टा एस। तो जो कोणीय विस्थापन होगा वो क्या होगा? कोणीय विस्थापन डेल्टा थीटा से इसे क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। डेल्टा थीटा बराबर हो जाएगा डेल्टा थीटा बराबर हो जाएगा कोणीय विस्थापन जो कि एस माना है, और कोणीय विस्थापन और कोणीय समय टी, अर्थात ये हो गया कोणीय विस्थापन। अगर हिंदी में देखें तो क्या होगा कि एक समान वृत्तीय गति करते हुए त्रिज्या सदिश के एक निश्चित समांतर समय अंतराल में एक निश्चित समय में बनाए गए न्यूनतम जो दूरी होती है उसे क्या कहते हैं? कोणीय विस्थापन कहते हैं। मतलब ए बिंदु से बी बिंदु तक न्यूनतम पहुंचने में न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। कोणीय विस्थापन का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? रेडियन होता है। यह सदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है? सदिश राशि होती है। जिस प्रकार हम कोणीय विस्थापन को होता है, जैसे विस्थापन होता है, रेखीय विस्थापन जो होता है जो हमने पढ़ा था, रेखीय विस्थापन जो हमने पढ़ा था, रेखीय विस्थापन उसी प्रकार होता है कोणीय विस्थापन। कोणीय विस्थापन इसमें भी हम न्यूनतम जो दो बिंदुओं के बीच की जो न्यूनतम दूरी थी उसे ही क्या कहते थे? रेखीय विस्थापन। लेकिन यहाँ पे भी वही दो बिंदुओं के बीच की दूरी को ही क्या कहेंगे? विस्थापन। फर्क यह है कि यहाँ पर ये वृत्त में घूमती है तो इसे क्या कहते हैं? कोणीय विस्थापन कहते हैं। जबकि यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन मोशन एक बिंदु से इधर को जाती थी, इसलिए इसे क्या कहते हैं? रेखीय विस्थापन। बस डिफरेंट इतना सही है। जबकि लेकिन ये ध्यान रखना कि यह एक सदिश राशि है, जबकि लेकिन इसका कोई मात्रक और विमा नहीं है। ये है मात्रक जो कि ऐसा ही मात्रक है, रेडियन। जबकि ये इसकी कोई विमा नहीं होती है, एक विमाहीन राशि है। अगर विमाहीन आपसे एग्जाम में पूछा भी जाता है कि ऐसी कौन सी सदिश राशि है जिसका मात्रक है लेकिन विमा नहीं है, तो वह है कोणीय विस्थापन। इसका कोणीय विस्थापन अर्थात इसका मात्रक तो है लेकिन विमा
नहीं है, तो इसलिए क्योंकि इसका विमाहीन राशि है जबकि मात्रक रेडियन है। अब हम उसी प्रकार जानेंगे कोणीय विस्थापन जाना, उसी प्रकार जैसे हम विस्थापन होता है उसी प्रकार यहाँ पे कोणीय वेग जानेंगे। कोणीय वेग क्या होता है? कोणीय वेग एंगुलर वेलोसिटी हमने जाना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और ये होगा एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? एंगुलर वेलोसिटी भी उसी तरह होती है जैसे कि जो रेखीय वेग होता है उसी प्रकार कोणीय वेग भी होता है। अर्थात जब कोई वस्तु, हम पढ़ेंगे कि वृत्तीय गति में, इसकी एक बार परिभाषा देख लेते हैं कि वृत्तीय गति एक समान लिख दो, एक समान वृत्तीय गति, एक समान वृत्तीय गति में गति करने वाले पिंड के एक सेकंड में तय की गई दूरी को कोणीय वेग एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। अर्थात जब कोई वस्तु, ये कोई वृत्तीय गति, जब कोई व्यक्ति या वस्तु एक सेकंड में इतनी दूरी उसने तय करी तो उसे क्या कहते हैं? उसे एक तरह से डिस्प्लेसमेंट कहेंगे ना, कि एक सेकंड में तय की गई दूरी को क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट। अर्थात कोणीय वेग क्या हो जाएगा? कोणीय जो वेग होगा, कोणीय वेग क्या हो जाएगा? एंगुलर वेलोसिटी बराबर हो जाएगा कोणीय विस्थापन बटा समय, अर्थात S2 माइनस S1 अपॉन टी के। एक सेकंड जब कोई वस्तु एक सेकंड में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? कोणीय विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं? कोणीय विस्थापन। लेकिन यदि कोई वस्तु पूरे चक्कर की बात करें, और इसे किससे डिनोट करते हैं? ओमेगा से। किससे करते हैं? ओमेगा से। इसे किससे करते हैं? ओमेगा। इसे क्या बोला जाता है? ओमेगा। अब क्या है, यदि एक पूरे चक्कर, अब हमसे पूछे कि पूरे चक्कर किसी वस्तु को या किसी व्यक्ति या वस्तु को पूरा चक्कर करने में लगाया गया समय कितना होगा? पूरा चक्कर करने में लगाया गया समय, तो मान लो यदि ये कोई वस्तु है, यहाँ पे है, यहाँ से चलना स्टार्ट करती है, चलती है तो यहाँ जाती है, तो इसके द्वारा तय की गई दूरी ये कितनी हो जाएगी? पाई। यहाँ से यहाँ तक की दूरी पाई, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी फिर पाई, और पाई क्या हो जाएगी? 2 पाई। तो ओमेगा बराबर हो जाएगी 2 पाई, और जो लिया गया वह समय हो जाएगा टी। तो मतलब व्यक्ति को एक चक्कर पूरा करने में जो समय होगा, तो ओमेगा बराबर हो जाएगा 2 पाई अपॉन टी। अर्थात व्यक्ति को एक चक्कर पूरा करने में बताएगा। यदि कोई व्यक्ति या वस्तु अपना एक चक्कर पूरा करने में इतना समय लेती है तो उसका कोणीय वेग क्या होगा? तो वो फॉर्मूला ये लगेगा। ये फॉर्मूला हमने जान लिया था। अब जानेंगे यदि कोई व्यक्ति या वस्तु n चक्कर लगाए तो उसमें कितना टाइम लगेगा? यदि कोई व्यक्ति या वस्तु एक वृत्त के अंदर n चक्कर लगाएगा तो उसे कितना टाइम लगेगा? तो ओमेगा बराबर 2 पाई n। यदि कोई व्यक्ति या वस्तु वृत्तीय गति में n चक्कर लगाता है तो उसका जो कोणीय वेग होगा वो होगा ओमेगा बराबर 2 पाई n। अब एग्जाम में पूछा जाता है कि कोणीय वेग व रेखीय वेग में संबंध क्या होता है? v बराबर हो जाएगा ओमेगा आर के। क्या होता है? v बराबर ओमेगा आर के। बराबर ओमेगा आर हमने जाना। अब ये ध्यान रखना, कोणीय वेग का मात्रक क्या होता है? कोणीय वेग, एंगुलर मोमेंटम का जो मात्रक होता है, क्या होता है? मात्रक, वो होता है रेडियन पर सेकंड। इसका ये मात्रक होता है। वीमा इसकी होगी नहीं, क्योंकि रेडियन की वीमा पता नहीं होती है, और जो इसकी वीमा होगी वो हो जाएगी T-1। जो वीमा होगी इसकी हो जाएगी T-1 के। अब यहाँ तक हमने एंगुलर वेलोसिटी का मात्रक जान लिया, और इसकी वीमा भी जान ली क्या होती है? T-1। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, जो एंगुलर वेलोसिटी होती है एक वेक्टर राशि होती है। कैसी राशि है? वेक्टर राशि है। एंगुलर वेलोसिटी एक वेक्टर राशि है, इसलिए इसकी दिशा भी होगी, और क्या होगा? परिमाण, मैग्नीट्यूड भी होगी। अर्थात इसका परिमाण और मैग्नीट्यूड दोनों होंगे। तो हम कहते हैं जब कोई व्यक्ति या वस्तु किसी
सर्कुलर मोशन में घूमती है तो उसकी जो डायरेक्शन होती है वो हर पॉइंट पर चेंज होती रहती है। जैसे इधर को इस दिशा में इधर की साइड है, इस दिशा में इधर की तरफ, यदि यहाँ पे है तो यहाँ पे इसकी डायरेक्शन इधर की तरफ होगा, और यदि यहाँ पे है तो जो इसकी डायरेक्शन होगी वो इधर की तरफ हो जाएगी। लेकिन उसका मैग्नीट्यूड वो रहेगा, कांस्टेंट रहता है, नियत रहता है, कांस्टेंट रहता है। कैसा रहता है? नियत। अब हम कह सकते हैं कि जब कोई वस्तु एक समान वृत्तीय गति में घूमती है तो उसकी वेलोसिटी, वेग क्या होगा? चेंज, परिवर्तित होता रहता है। क्या होता है? चेंज होता रहता है, क्योंकि उसकी जो डायरेक्शन है ना, जो दिशा, वो क्या होती है? परिवर्तित होती रहती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो एक समान वृत्तीय गति होती है उसमें वेलोसिटी चेंज होती रहती है, क्योंकि उसकी डायरेक्शन हर हर पॉइंट पर अपनी अपनी अलग अलग हो जाएगी। अब जो इसकी जो डायरेक्शन होती है वो कैसे निकलती है? तो वो हम राइट हैंड थंब रूल से निकल सकती है। अब जो इसकी दिशा होगी ना, वो किस दिशा में होगी? जो इसकी दिशा होगी वो विस्थापन की दिशा में होगी। जिधर की तरफ विस्थापन होगा उस डायरेक्शन में इसकी क्या होगी? दिशा होगी। अब जो विस्थापन की दिशा होगी वो हम राइट हैंड थंब रूल से निकाल सकते हैं, अर्थात ये वाली दिशा में। ऐसे जो होती है ना, ऐसे जो उंगलियां, जिसमें ये मुड़ी हुई जो उंगलियां होती है वो हमारी, जो मुड़ी हुई उंगलियां होती हैं वो इसकी हमारी डायरेक्शन को बता देंगी, और जो ऊपर की तरफ जो अंगूठा उठा हुआ होता है, अंगूठा, वो हमारे किसको? मैग्नीट्यूड, परिमाण को दर्शा देता है। तो इससे हम इसकी डायरेक्शन भी निकाल लेते हैं। अब हम नेक्स्ट जानते हैं कोणीय त्वरण, एंगुलर एंगुलर एक्सेलेरेशन क्या होता है? क्या? कोणीय त्वरण। एंगुलर एक्सेलेरेशन क्या होता है? जो क्या, इसे देखो एक बार देखो, कोणीय वेग जो होता है ना, जो ओमेगा, उसे क्या, डी थीटा अपॉन डी टी से भी हम जानते हैं। डी थीटा अपॉन डी टी लिख सकते हैं, और या डी थीटा ओमेगा बराबर होता है डी थीटा अपॉन डी टी। अब देखते हैं हम कोणीय त्वरण। कोणीय त्वरण क्या होता है? इसे कह सकते हैं अल्फा बराबर डी ओमेगा अपॉन डी टी के, या इसे लिख सकते हैं हम डी थीटा टू अपॉन डी टी। मतलब दो बार इसका अवकलन कर दो। यहाँ पे उसका एक बार, यदि कोई भी राशि है उसको एक बार अवकलन करोगे तो उसकी क्या निकलेगी? वेलोसिटी निकल जाएगी। और यदि आपको उसको दो बार अवकलन कर दोगे तो उसकी क्या निकल जाएगी? एक्सेलेरेशन, कोणीय त्वरण निकल जाएगा। अर्थात जो वेलोसिटी में जो चेंज होती है उसे क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन कहा जाता है। इसका जो मात्रक होता है वो हो जाएगा मीटर, सॉरी, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। जो, और इसकी जो वीमा हो जाएगी वो हो जाएगी T-2। क्या हो जाएगी? T-2। इसकी वीमा T-1 थी, क्या थी? इसकी वीमा T-1, इसकी वीमा T-2 हो जाएगी। इसकी दिशा कहाँ होगी? कोणीय जो वेग होगा उसकी दिशा, वो सॉरी, कोणीय त्वरण की दिशा कोणीय वेग की डायरेक्शन में होगी, और कोणीय वेग की कहाँ होगी? विस्थापन की डायरेक्शन में। और विस्थापन की डायरेक्शन हम किस चीज से निकाल सकते हैं? राइट हैंड थंब रूल से। कौन सा? GH, राइट थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल से हम क्या निकाल सकते हैं? कोणीय विस्थापन की दिशा को निकाल सकते हैं। इससे हम जान ले, रूल से निकाल सकते हैं। अब हम देखते हैं, जब कोई वस्तु वृत्तीय गति में घूमेगी तो उसके अंदर दो एक्सेलरेशन लगेंगे। एक तो अंदर की ओर एक्सेलरेशन लगेगा जिसे हम कह सकते हैं AC, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, और एक होता है AT। ये होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और इसे कहते हैं AC। अब जो जब कोई वस्तु अंदर की तरफ, जब कोई वस्तु किसी वृत्त के अंदर घूमती है तो उसके अंदर कौन सा बल लगता है? अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल, इसका फॉर्मूला क्या था? mv स्क्वायर अपॉन r था ना। अब v की जगह हम क्या रख सकते हैं? इसका जो फॉर्मूला था F बराबर mv स्क्वायर अपॉन r था। तो v बराबर होता है, हमने पढ़ा था v बराबर ओमेगा r। तो m ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन r, r से r कट जाएगा तो F बराबर होता है m ओमेगा स्क्वायर r। एक ये भी फॉर्मूला, अभी केंद्रीय बल का फॉर्मूला ये हो गया। तो जब कोई वस्तु वृत्तीय गति में घूमती है, जब कोई वस्तु वृत्तीय गति में घूमती है तो इसमें दो तरह के एक्सेलरेशन लगते हैं। एक तो लगता है AC और एक लगता है AT। अब जो AC होता है वो हमारी डायरेक्शन, दिशा को बताता है। AC जो होता है वो हमारी दिशा को बताएगा, जबकि जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है AT, वो हमारे मैग्नीट्यूड को दर्शाता है, परिणाम को दर्शाता है। अब हम कह सकते हैं कि जब कोई वस्तु एक समान वृत्तीय गति में घूमती है तो उसका AT हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहता है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहता है। क्यों? क्योंकि उसका परिमाण कांस्टेंट रहता है।
तो पूछा जा सकता है एग्जाम ऐसे पूछा जाता है एग्जाम में कि जब कोई वस्तु एक समान वृत्तीय गति में घूमती है तो उसका स्पर्शीय त्वरण, ये केंद्रीय त्वरण होता है, ये होता है स्पर्शीय त्वरण। स्पर्शीय त्वरण हमेशा नियत रहता है। क्यों? क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड हमेशा नियत रहता है। ये हमें मैग्नीट्यूड को बताता है, जबकि ये हमें दिशा को बतलाता है। जब इससे हम कह सकते हैं कि ये परिवर्तित रहता है और ये क्या होता है, कांस्टेंट नियत रहता है। इसी के कारण हमारी क्या एक्सेलरेशन कम ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि जैसे यहाँ पे इसका एसी इधर हो जाएगा, जबकि यहाँ पे आएगा इसका एसी तब इधर हो जाएगा जब कोई बिंदु इधर है। यदि कोई बिंदु यहाँ पे है तो इसका एक्सेलरेशन इधर होगा, यहाँ पे है तो इसका एक्सेलरेशन इधर होगा। तो इस कारण एसी की दिशा हर टाइम पे चेंज होती जाती है, जबकि एटी जो होता है मैग्नीट्यूड को बताता है, इसकी डायरेक्शन नो चेंज रहती है। ये परिमाण को होता है तो वो एक ही डायरेक्शन में रहेगी, इसको नो चेंज रहती है। अब हमें क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि एक समान वृत्तीय गति के लिए किया गया कार्य कितना होता है। तो एक समान जो वृत्तीय गति होती है उसमें किया गया कार्य 0 होता है। वो कैसे? देखो, हम जानते हैं कि एक समान वृत्तीय गति में किया गया कार्य क्या होता है, 0। वो कैसे? नोट डालो कि एक समान वृत्तीय गति में किया गया कार्य वर्क 0 होता है। वो क्यों होता है वो देखते हैं हम। जब कोई व्यक्ति, अर्थात हम जानते हैं कि W बराबर होता है F डॉट S कोस थीटा। ये हमने पढ़ा है फॉर्मूला। तो हम जानते हैं कि जब जब कोई वस्तु ऐसे घूमती है, सर्कुलर मोशन में घूमती है, तो उसका AC जो होता है वो अंदर की ओर लगता है, केंद्रीय त्वरण। और जबकि AT जो होता है वो कहाँ लगता है, बाहर की ओर। ये मैग्नीट्यूड को बताता है और ये केंद्र, ये दिशा को। तो इन दोनों के जो मध्य है, कौन जो थीटा होगा वो कितना हो जाएगा, थीटा 90 डिग्री होगा। तो हम रख देंगे तो एफ एस कोस 90 डिग्री। अब कोस 90 की डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो W बराबर हो जाएगा 0। इसलिए हम कह सकते हैं कि एक समान वृत्तीय गति के अंदर किया गया कार्य क्या होगा, 0। तो यहाँ तक एक्सेलेरेशन हमें समझ आ गया होगा। अब हम पढ़ते हैं अभिकेंद्रीय त्वरण, सॉरी अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल क्या होता है? अभिकेंद्रीय बल क्या होता है, जब कोई वस्तु वृत्तीय गति में घूमेगी तो उसके अंदर की ओर, जो उसको अंदर की ओर खींचे रखती है, उसे क्या कहते हैं, अभिकेंद्रीय बल। और जो उसे बाहर की ओर खींचे रखती है, जिससे बैलेंस बना होता है, ये होता है यहाँ पे अंदर की ओर लगता है अभिकेंद्रीय बल। कौन सा? अभिकेंद्रीय, अभिकेंद्रीय फोर्स। जबकि बाहर की ओर कौन सा बल लगता है, वो लगता है अपकेंद्रीय बल। दोनों के समझाएंगे हम। तो अब अब जानते हैं कि अभिकेंद्रीय बल क्या होता है। अभिकेंद्रीय जो बल होता है वो होता है F बराबर mv² अपॉन r, जो अंदर की ओर लगता है। ये हमने पढ़ा था, किस में पढ़ा था, स्ट्रेट लाइन मोशन के अंदर। कि स्ट्रेट लाइन मोशन के अंदर नहीं, जब हम जैसे जब कोई गाड़ी, हमने पढ़ी थी कि जब कोई गाड़ी वृत्तीय गति में घूमती है तो उसके अंदर अभिकेंद्रीय त्वरण लगता है अंदर की ओर। तो हम जानते हैं कि V बराबर हमने पढ़ा ओमेगा, तो F बराबर हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर, और ये भी आर से आर कट जाएगा, तो F बराबर हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर आर। ये किसका हो जाएगा, अभिकेंद्रीय बल का फॉर्मूला हो जाएगा वृत्तीय गति के अंदर। कौन सा, वृत्तीय गति के अंदर। ये भी कैसी राशि है, सदिश राशि, क्योंकि बल एक कैसी राशि होती है, सदिश राशि होती है। इसकी विमा भी क्या हो जाएगी, m1L1T-2। ये बल की विमा होती है, वही इसमें क्या हो जाएगी, वही इसकी विमा हो जाएगी। अब हम इसे सदिश रूप में, ये अब इससे कहें कि इसे सदिश रूप में लिखने की कहे तो हम कैसे लिखेंगे, F बराबर m, ठीक है। अब जो m ओमेगा फिर ओमेगा इंटू आर में से ऐसे लिख सकता हूँ, सही बात है, ऐसे लिख दिया। अब F बराबर m ओमेगा, इसको कोई दिक्कत नहीं। अब V बराबर ओमेगा है, इसे क्या लिख सकता हूँ, V, ये लिख दिया मैंने इसको V। तो हम लिख सकते हैं F बराबर m इंटू ओमेगा क्रॉस V। ये क्या हो जाएगी, इसकी वेक्टर फॉर्म हो जाएगी, ये इसकी क्या हो जाएगी, वेक्टर फॉर्म हो जाएगी।
तो ये इसकी वेक्टर फॉर्म है, F बराबर m इंटू ओमेगा क्रॉस v, ये हो जाएगी इसकी में। और इसे यदि हम ब्रैकेट से बाहर लिखेंगे तो m ओमेगा v साइन थीटा, ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं। तो अभी हम अब पढ़ते हैं हम अब केंद्रीय बल क्या होता है। अब केंद्रीय बल क्या होता है, जो बाहर की ओर लगता है। इसकी जो एग्जांपल हमने, इसके एग्जांपल देख लो। दही, दूध से जब हम मथते हैं तो जब जो घी निकलता है वो इसका ही उदाहरण है, क्योंकि जब हम उसे मथते हैं तो वो बाहर की ओर एक बल लगाता है, उसे अपकेंद्रीय बल कहते हैं, जिससे कि घी ऊपर की तरफ आ जाता है। तो ये इसका एग्जाम्पल है अपकेंद्रीय बल का। अब हमने अभिकेंद्रीय बल का फॉर्मूला याद कर लिया और अपकेंद्रीय बल का फॉर्मूला याद कर लिया। अपकेंद्रीय बल और अभिकेंद्रीय बल का फॉर्मूला एक ही होता है, mv² अपॉन r। फॉर डिफरेंट यह है कि जो अभिकेंद्रीय बल होता है वो अंदर की तरफ लगेगा, जबकि अपकेंद्रीय बल होता है वो बाहर की तरफ लगता है। अब इसी फॉर्मूले से अब अभिकेंद्रीय बल से हम कैसे याद कर लेते हैं, जो कि जब वृत्त के अंदर AC जो लगता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, वो सॉरी सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन जो लगता है, उसे हम याद कर लेते हैं अभिकेंद्रीय त्वरण। तो अभिकेंद्रीय त्वरण इससे ही निकल जाएगा कि हम जानते हैं F बराबर होता है mv² अपॉन r होता है, और F बराबर मैं ma लिख सकता हूँ। तो mv²/r, m से m कट जाएगा, तो AC बराबर हो जाएगा AC क्या हो गया, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बराबर हो जाएगा v²/r के। ये हमारे पास आ गया। AC क्या है यहाँ पे, AC हो जाएगा, AC क्या है, AC हमारे पास स्पर्शीय त्वरण। AC क्या है हमारे पास, स्पर्शीय त्वरण। स्पर्शीय त्वरण का फॉर्मूला होता है v²/r। अर्थात, और हम एटी हम जानते हैं एटी जीरो रहेगा, क्योंकि ये परिवर्तन होता रहता, ये कांस्टेंट रहता है, इसलिए एटी की वैल्यू जीरो रहेगी। जबकि AC के लिए हम यूनिक AC की वैल्यू होती है, जिससे हम फॉर्मूले से हम AC की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं अब इसके बाद हम स्पर्शीय सॉरी त्वरण, रेखीय त्वरण व कोणीय त्वरण में संबंध देख लेते हैं। कोणीय त्वरण तो स्पर्शीय तो रेखीय त्वरण व कोणीय त्वरण में संबंध क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा A बराबर आर एल्फा। एक क्या है यहाँ पर, A है हमारे पास, A हो जाएगा रेखीय त्वरण। A क्या है, रेखीय त्वरण, जबकि अल्फा जो है वो क्या हो जाएगा, कोणीय त्वरण। अब हमने रेखीय वेग, कोणीय वेग में रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध, और कोणीय रेखीय त्वरण और कोणीय त्वरण में भी संबंध जान लिया। अभिकेंद्रीय बल जान चुके हैं, और अभिकेंद्रीय अपकेंद्रीय बल सब जान चुके हैं। अब इसके हम एग्जाम्पल देखते हैं। जो वृत्तीय गति के जो उदाहरण होते हैं वो क्या है, वो होता है जब कोई वृत्ताकार पथ पर कार की गति पहला एग्जाम्पल है, और दूसरा है इसमें जब व्यक्ति वृत्ताकार पथ पर रस्सी की गति, जिसे हम अपने जब घूम जिसे हम वृत्ताकार पथ में जब कोई रस्सी को घुमाते हैं ऊपर की तरफ, तो उसकी वो दोनों ही एग्जाम्पल किसके हैं, वृत्ताकार पथ के, वृत्तीय गति के दोनों ही एग्जाम्पल है। तो अब हम इसके बारे में जानते हैं। ये वाला एग्जाम्पल, वृत्ताकार पथ में कार की गति। जब कोई कार वृत्ताकार पथ में घूमती है, जैसे ये कोई कार है, जब ये कोई कार है, ये क्या होगा एग्जाम्पल, ये कोई हमारे पास कार है, जब ये वृत्ताकार पथ में घूमेगी, जब ये कार वृत्ताकार पथ में घूमती है, तो इसके अंदर की ओर कौन सा फ्रिक्शन फोर्स लगता है, जिसे हम जान सकते हैं F या FC से, कुछ FF से डिनोट कर देते हैं। फ्रिक्शन फोर्स मतलब घर्षण बल अंदर की तरफ लगेगा, जो कि हमारी गाड़ी को बाहर की तरफ नहीं जाने देता। लेकिन यदि कार की किसी भी गाड़ी की चाल यदि अधिक है, तो वो कई बार बाहर की तरफ पलट भी जाती है। वो किस बल के कारण पलटती है, क्योंकि यहाँ वो जो पलटती है वो अपकेंद्रीय बल के कारण, अपकेंद्रीय
अपकेंद्रीय बल बाहर की तरफ लगता है, उसके कारण वो क्या हो जाती है, पलट जाती है। जब अपकेंद्रीय बल का मान फ्रिक्शन फोर्स से अधिक हो जाता है तो ये क्या हो जाती है, पलट जाएगी। लेकिन अब हमें यही चीज निकालनी है कि फ्रिक्शन फोर्स और अपकेंद्रीय बल का मान कितना रखें, मतलब वेग कितना रखें कि जिससे गाड़ी सुरक्षित चाल से निकल जाए। तो अब इसमें हम इसी चीज को जानेंगे। तो देखो, जब कार वृत्तीय पथ में घूमती है तो उसका mg बार नीचे की ओर लगता है, ध्यान रखना, और अभिकेंद्रीय बल r ऊपर की तरफ लगता है। तो हम जानते हैं फ्रिक्शन फोर्स F और अभिकेंद्रीय बल अपकेंद्रीय बल mv² r दोनों बराबर होते हैं। अब जो फ्रिक्शन फ्रिक्शन फोर्स का मान क्या लिख सकते हैं हम, F बराबर म्यू आर लिख सकते हैं। F बराबर होता है म्यू आर और mv²/r। अब म्यू एम एफ बराबर म्यू आर और म्यू बराबर आर बराबर हम इस हाथ से लिख सकते हैं। आर किसके बराबर होता है, एम जी के, क्योंकि आर ऊपर की तरफ लगता है तो एम जी के। तो आर बराबर एम जी बराबर हो जाएगा mv²/r के। m से m कट जाएगा तो v बराबर हो जाएगा √ म्यू म्यू जी आर। v बराबर हो जाएगा √ म्यू जी आर। मतलब सुरक्षित, जब कोई वस्तु के लिए, यदि सुरक्षित चाल के लिए जो वेग होगा वो हो जाएगा, उसका फॉर्मूला होगा v बराबर √ म्यू जी आर। ये उसका, ये गाड़ी की सुरक्षित चाल के लिए गुजरने सुरक्षित वेग का फॉर्मूला हो जाएगा v का। अब यहीं पर हमें अगर कोण पूछे तो v, तो कोण का फॉर्मूला हो जाएगा tan थीटा बराबर v²/r(g)। tan थीटा बराबर v²/r(g), ये हो जाएगा आपके कोण का फॉर्मूला। कोण निकालने का, कितना कोण पर किसी कार को कितने कोण पर घुमाया जाए, ये हो जाएगा उसका फॉर्मूला। इसी को हम v बराबर √r(g) tan थीटा भी लिख सकते हैं जब हमें कोण दिया हो। तो ये फॉर्मूला हमें कार के लिए, जब कोई कार वृत्ताकार पथ में गति करती है तो उसके लिए हम वेग और कोण याद करने के लिए ये फॉर्मूला होगा। और यदि आर याद करवाए तो आर के लिए हो जाएगा, यहाँ से हम आर के भी निकाल सकते हैं। आर बराबर यहाँ लिखेंगे v² म्यू जी म्यू जी म्यू जी। यदि म्यू का मान नहीं दिया हो तो छोड़ देना, v²/g भी लिख सकते हैं। तो ये हमें आर निकालने का फॉर्मूला हो गया v tan थीटा से, और सारा ये हो गया। अब हम पढ़ते हैं, जब किसी रस्सी को हम वृत्ताकार पथ में ऊपर की तरफ ऊर्ध्वाधर घुमाते हैं तो रस्सी की ऊर्ध्वाधर गति। तो देखो, जब हम किसी रस्सी को, यदि यह कोई व्यक्ति है, यह रस्सी को ऐसे वृत्तीय पथ में घुमा रहा है, तो जब यह वृत्त के अंदर घुमाएगा तो ये इसकी कोई रस्सी हो गई, इसकी त्रिज्या हो गई आर। अब ये इस पर जब कोई व्यक्ति रस्सी को ऊर्ध्वाधर वृत्त के अंदर घुमाएगा तो तनाव, रस्सी के अंदर क्या होगा, तनाव उत्पन्न होगा जिसके टी। तो अब हम पे हमारे पास एग्जाम में पूछा जाता है कि यहाँ पर बिंदु पर उसका वेग क्या होगा, इस बिंदु पर वेग, इस पर और इस पर। तो इसका फॉर्मूला हम शॉर्ट में जान लेते हैं, क्योंकि कंपटीशन में आपके पास शॉर्ट में फॉर्मूला पूछेगा तो हम शॉर्ट में इन दोनों सबको फॉर्मूला जान लेते हैं। तो जब किसी रस्सी को हम वृत्ताकार पथ में घुमाते हैं ऊर्ध्वाधर, तो उसका जो यहाँ पर जो तनाव होगा, सॉरी, यहाँ पे जो वेग, यहाँ से देखो, यहाँ पर जो वेग होगा वो वेग होगा √r(g)। क्या होगा, रस्सी को जब वृत्ताकार पथ में घुमाएंगे तो यहाँ पर वेग होगा v बराबर √r(g)। यहाँ पर उसका वेग होगा v बराबर √5r(g)। यहाँ पर उसका वेग क्या होगा, √5r(g)। और जबकि यहाँ पर क्या होगा, v बराबर √3r(g)। और इतना ही यहाँ पर हो जाएगा, v बराबर √3r(g)। ये आपका डायरेक्ट वेग निकालने के लिए ये फॉर्मूला है। अब इसका तनाव, तो देखो, ऊर्ध्वाधर वृत्त के ऊपर जो ऊपर होगा वहाँ तनाव क्या हो जाएगा, 0 रहेगा। यहाँ पर जो तनाव रहेगा वो रहेगा 6 mg। तनाव क्या रहेगा, 6 mg। जबकि यहाँ पर जो तनाव रहेगा t, जो यहाँ पर तनाव रहेगा वो क्या रहेगा, mg। यहाँ पर तनाव mg और यहाँ पर भी तनाव mg।
तो हमने वृत्तीय गति के अंदर वेग, तनाव, रस्सी की गति में वेग, तनाव, नाव निकालने की चिन्ह निकाल लिया। वृत्तीय गति के लिए कार की गति के बारे में जाना ना, अभिकेंद्रीय बल क्या होता है, अपकेंद्रीय बल क्या होता है, इसके बारे में जाना। वृत्तीय गति क्या होती है, कोणीय त्वरण, कोणीय वेग क्या होता है। आई होप आपको समझ आया होगा। यदि समझ आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।